हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। एंड आज से हम केमिस्ट्री का भी कोर्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे। सो आप लोग सपोर्ट दिखाना। एंड यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे मैं लेक्चर अपलोड करूँगा उन लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो भी हमने टॉपिक उस लेक्चर में डिस्कस करा होगा उसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। एंड अगर उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इन सब पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो को नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं। उस पर मैं फिर सेपरेट वीडियोस बना दिया करूँगा। एंड आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला चैप्टर अपना पढ़ते हैं केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, केमिकल काइनेटिक्स। काफ़ी इजी टॉपिक, काफ़ी इजी चैप्टर है ये, ठीक है। जो भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं काफ़ी इजी आते हैं, बस आपको चीज़ों को समझना आना चाहिए। सो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली? केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि कोई भी जो रिएक्शन होती है वो किस गति से होती है, कितनी तेज़ी से होती है, एंड उस रिएक्शन के पीछे का क्या मैकेनिज़्म होता है। इन सब चीज़ों को हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। जैसे एनसीईआरटी में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया गया है कि थर्मोडायनेमिक्स, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा कि जो हमारा डायमंड है उसे हम ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करने की, ये बहुत स्लो होती है। इतनी स्लो होती है कि आपको अरबों खरबों साल लग जाएंगे उसे कन्वर्ट करने में। इसलिए हम कहते हैं कि जो डायमंड है वो फॉरएवर है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बताएगा कि कोई भी रिएक्शन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, यानी उसका बिहेवियर कैसा है। एंड आपको केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है कि कोई भी जो रिएक्शन हो रही है वो कितनी तेज़ी से हो रही है, कितने धीरे हो रही है, या फिर वो किस तरीके से हो रही है। तो अगर मैं बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को स्टडी करती है और उसके मैकेनिज़्म को स्टडी करती है। ये ब्रांच हमारी कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले कहीं भी रेट आ जाता है तो उस रेट से हमारा मतलब होता है कि किसी का किस समय के साथ चेंज होना। जैसे मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी जो डिस्टेंस है वो समय के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड, ठीक है। एंड इसे हम डिनोट करते हैं dr/dt से, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। एंड अगर मैं और किसी चीज़ की बात करूँ, जैसे कि स्पीड समय के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है? वो हमारा एक्सेलरेशन होता है बेसिकली, ठीक है। जब अगर मीन्स अगर यहाँ पे डायरेक्शन दी होगी तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो रेट क्या है कि किसी भी जो भी चीज़ है उसका रेट के उसका समय के साथ साथ उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, वो उस चीज़ का क्या है? रेट है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन में समय के साथ साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस चीज़ को हम रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे। अब देखिए, कोई भी जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन में हम किन चीज़ को लेते हैं? बेसिकली कंसंट्रेशन को। तो समय के साथ साथ कंसंट्रेशन में जो जो चेंजेस आएगा उसे हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, यानी एक पर्टिकुलर समय में कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आया है उसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ कि एक हमारा आर रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हुआ पी प्रोडक्ट में। तो अगर मेरे को इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आर की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया एक गिवन टाइम में, उस टाइम से उसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस चीज़ को कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ आर, यानी देखिए आर हमारा क्या है? एक रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट क्या होगा? आपस में कोलाइड करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आपस में कोलाइड करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाएगा तो वो कुछ अमाउंट में तो खर्च होगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा वो भी धीरे धीरे खर्च होता जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या होगा? डिसअपेयर होगा। इसलिए मैंने लिखा है कि जो रेट होगा रिएक्टेंट के डिसअपेरेंस का वो क्या होगा? आर की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है एंड उस पूरे चेंज को आने में उसने कितना टाइम लिया है, यानी
डेल्टा आर स्क्वायर, डेल्टा आर की कंसंट्रेशन यानी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, अपॉन में डेल्टा टी टाइम यानी दोनों के बीच में कितना समय था। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी थी आर नोड, फाइनल कंसंट्रेशन 5 मिनट बाद, ठीक है, 5 मिनट बाद हो गई वो आर नोड बाई 2, आर नोड बाई 2 हो गई। तो यहाँ पे टी कितना था, मैंने 0 माना क्योंकि 5 मिनट बाद ये हुआ। तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 5 मिनट, क्योंकि फाइनल टाइम तो ये है, इनिशियल टाइम ये है, फाइनल माइनस इनिशियल 5 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन देख लो, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमारा यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ये नेगेटिव साइन के बारे में समझिए। नेगेटिव साइन यहाँ पे डिनोट क्या कर रहा है, देखिए नेगेटिव साइन यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो रेगुलरली डिक्रीज़ करेगी टाइम के साथ साथ, ठीक है। कोई भी रिएक्टेंट बढ़ता तो नहीं है समय के साथ साथ अगर हम उसमें एक्सटर्नल रिएक्टेंट ना डालें, ठीक है, वो सिर्फ क्या होगा, खर्च होता है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। एंड इस नेगेटिव साइन का और कोई मतलब नहीं है। एंड यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है ये कंसंट्रेशन को या मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इसी तरीके से मैं कहूँ कि जो प्रोडक्ट के अपीयरेंस यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अपीयरेंस का जो रेट है वो क्या होगा, तो पी की कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज़ हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में उसे हम लिख देंगे जैसे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, कि टी टाइम में कितना चेंज आया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, या आप लोग मेरे को बताइए कि मैं एक कपड़े को, एक कपड़ा जो 1 मीटर का है उसे 10 मिनट में काटता हूँ, ठीक है। एक कपड़े को मैं जो 1 मीटर का है उसे 10 मिनट में काटता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगा कि जो कपड़े को काटने का मेरा रेट है वो क्या है, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर पर 10 मिनट्स में, यानी हर 10 मिनट में मैं 1 मीटर कपड़े को काट रहा हूँ। एंड अगर मैं आपसे कहूँ कि कपड़े के कटने का रेट क्या है, ठीक है, यानी जो टुकड़े बन रहे हैं उस कपड़े को काटने से उस टुकड़े के बनने का रेट क्या है, तो वो भी तो यही होगा 1 मीटर, 1 मीटर प्रति 10 मिनट्स में, क्योंकि मैं जिस तेज़ी से काटूंगा उसी तेज़ी से तो कपड़े के टुकड़े बनेंगे, ठीक है। ये तो है नहीं कि कपड़े के टुकड़े अपने आप बन जाएंगे, मैं किसी चीज़ को जितनी तेज़ी या फिर जितने धीरे काटूंगा, ठीक है। आप घर पे क्या करिए, एक छोटा सा कागज़ लीजिए, कैंची लीजिए, ठीक है, आप जितनी देर में कागज़ काटेंगे उतनी ही देर में तो कागज़ के टुकड़े बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट डिसअपेयर होगा उतनी ही तेज़ी से प्रोडक्ट अपेयर होगा, ठीक है। बात समझिए मेरी, क्या बोला मैंने, कि जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट डिसअपेयर होगा उतनी तेज़ी से प्रोडक्ट अपेयर होगा। ऐसा तो है नहीं कि रिएक्टेंट जल्दी डिसअपेयर हो जाएगा और प्रोडक्ट देर से अपेयर होगा, ऐसा तो नहीं है, दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा, यानी रेट सेम होगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ठीक है, वो बराबर होगी रेट ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की। सो इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस होगा वही रेट ऑफ अपेयरेंस होगा प्रोडक्ट का, ठीक है। सो देखिए रेट की सबसे पहले यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन पर टाइम, ठीक है। टाइम अगर आपको सेकंड में दिया गया है तो सेकंड में लेना, मिनट में दिया गया है मिनट में लेना, हावर में दिया गया है हावर में लेना, ठीक है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट टाइम टी पे हमारा जो रेट है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे, मान लीजिए आपका घर है, यहाँ पे आपका स्कूल है या फिर आपका मेडिकल कॉलेज, जो भी आप हों, ठीक है, जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप यहाँ से मान लीजिए घर गए, आपने बाइक उठाई, यहाँ से घर गए, यहाँ सामने कोई आ गया, आपने गाड़ी रोकी, उसके बाद फिर आप चले, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ। फिर आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी अपनी, फिर आप चले, फिर चले फिर यहाँ पे आपको, आपके सामने कोई गाय या फिर कोई जानवर आ गया तो आपने ब्रेक मारी, तो ये बी पॉइंट हो गया। एंड इसके बाद आप अपने घर पहुँचे। तो आप बताइए कि क्या थ्रू आउट द जर्नी आपकी जो हमारी स्पीड है वो सेम रही, हाँ या ना में बताइए। हमारी जो स्पीड है वो सेम नहीं रही। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को यहाँ से
ये जो मान लो डिस्टेंस है ये था 5 किलोमीटर का, ठीक है, और मैं कहूँ कि यहाँ से मेरे को घर से अपना स्कूल या कॉलेज जाने में लगा 1 घंटा स्कूटी से, तो यहाँ पे आपका स्पीड क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या ये स्पीड हर जगह सेम थी? आप सोच के बताइए, क्या ये स्पीड जो है हर जगह थी? नहीं थी। तो ये जो हमने स्पीड निकाली है हमारी क्या है, एवरेज स्पीड। अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखिए ए पॉइंट पे आपके सामने कोई भी जानवर आ गया था तो आपने ब्रेक मारी थी, तो यहाँ पे आपकी स्पीड 0 हो गई थी। इसी तरीके से पॉइंट बी पे भी आपने ब्रेक मारी, आपकी स्पीड 0 हो गई। अब जब आपने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करी, ठीक है, तो थोड़ा टाइम तो उसे भी लगा होगा डिस्टेंस कवर करने में, तो वहाँ पे कुछ और अलग स्पीड होगी। तो ये हमारा होता है एवरेज स्पीड। एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारा क्या होता है कि यहाँ पे आपने गाड़ी रोकी, यहाँ पे आपने तुरंत देखा स्पीडोमीटर पे कि आपकी स्पीड कितनी है, वहाँ पे उसने दिखाया 0, तो वो हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए आप पहुँचे थे, यहाँ पे आपने तुरंत स्पीडोमीटर पे देखा, वहाँ पे दिखा रहा है 3 किलोमीटर, तो वहाँ पे आपकी स्पीड क्या थी, 3 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट है या फिर जो स्पीड है उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट हम पता कैसे करेंगे अगर पूछ लेता है तो देखिए इंस्टेंटेनियस रेट हमें स्लोप के थ्रू पता करना होता है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए किसी भी जो भी अगर मान लीजिए वैल्यू दे रखी है तो आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज ग्राफ आता है, ग्राफ बनाया आता है। तो ग्राफ में देखिए क्या होता है कि जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसे हम फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करिए एंड इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए, तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। अब कई बच्चे जो बायोलॉजी की साइड से होंगे या पीसीबी होगा जिनके पास, वो सोचेंगे हम स्लोप कैसे निकालेंगे, ये तो हमें नहीं आता। तो देखिए स्लोप निकालने का हमारे पास सीधा तरीका होता है कि आप उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। एंड ये चीज़ आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं एंड जिनके पास मैथ है उन्हें तो पता ही है। अदरवाइज अगर आपको डिफरेंशिएशन भी नहीं आता तो आप क्या कर लीजिए, कोई 2 पॉइंट फाइंड कर लीजिए, उनके थ्रू भी स्लोप निकल आता है। ये भी हमारा मैथ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि 2 पॉइंट से कैसे निकलता है हमारा स्लोप। सो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसके बीच में कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, एक यहाँ पॉइंट ले लीजिए, एक यहाँ पॉइंट ले लीजिए। इस पे देख लीजिए क्या टाइम है, इस पे देख लीजिए क्या टाइम है, ठीक है। फिर ये y2 की आप मतलब ये जो y एक्सिस पे जो भी चीज़ दी गई होगी उसकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ये हमारा y2 हो गया, ये y1, यहाँ से वैल्यू देख के वैल्यू रख दो। एंड ये हमारा t1 हो गया, ये हमारा t2 हो गया, तो यहाँ पे देख के लिख दो वैल्यू, ठीक है। एंड इस तरीके से आपका इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड हो जाएगा। सो वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है, डिटरमाइन ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट टाइम टी ऑन एदर ऑफ कर्व फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वर्सेस टाइम टी एंड कैलकुलेटिंग इट्स स्लोप। तो आपको बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट में स्लोप फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करोगे आपका इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। अभी हमने एक इक्वेशन देखी थी, अब हम दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है जहाँ पे ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी हमारे क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी जो बैलेंसिंग नंबर होते हैं हमारे वो हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो वो क्या होगी, तो ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो हम लिखेंगे, साथ ही साथ इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। इसी तरीके से बी के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, ठीक है, एंड 1/b हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका स्मॉल बी है। इसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए भी लिखेंगे। एंड देखिए मैंने यहाँ दिखाया है कि ये जो सारे रेट होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट घटेगा उतनी ही तेज़ी से प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रीवियस में बता चुका हूँ। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए हमारे 2 मॉलिक्यूल हैं HI के, ठीक है, वो रिएक्ट करके H2 एंड I2 बना रहे हैं। तो इसके लिए अगर मैं क्या लिखूँ, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँ, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन में डेल्टा टी
ठीक है, क्योंकि ये H2 क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए लिखूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ये डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। सो ये तरीका होता है रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, एक न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ, बाकी न्यूमेरिकल आपको होमवर्क से मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको प्रिपेयर कर लेना। सो देखिए यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को करते हैं। इसमें आपको एक रिएक्शन दे दी गई है और आपसे कहा गया है कि जो NO के बनने का रेट है वो 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। एंड आपसे कहा कि आपको NH3 के डिसअपेयर होने का रेट पता करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या हो जाएगा, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1/4 एंड NH3 की जो भी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अब ये जो कंसंट्रेशन होगी ये इक्वल होगी, जैसे मैंने बताया जितनी तेज़ी से प्रोडक्ट जो है हमारा डिसअपेयर होगा उतनी तेज़ी से हमारा प्रोडक्ट क्या है बनेगा, रिएक्टेंट जितनी तेज़ी से डिसअपेयर होगा प्रोडक्ट उतनी तेज़ी से बनेगा। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ को इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है। तो जितनी तेज़ी से ये डिसअपेयर हो रहा है उतनी ही तेज़ी से ये बनेगा। तो इसके बनने का हम रेट लिख देते हैं 1/4 NO। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए 1/4 से 1/4 कट गया। अब NO के बनने का जो रेट है उसको लिख यहाँ पे पुट कर दीजिए 3.6 इंटू 10⁻³ यानी जो NH3 के हमारा यहाँ पे बेसिकली नीचे डेल्टा टी आएगा वो भी कट ही जाएगा हमारा, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे NH3 के बनने का हमारा रेट क्या आ गया 3.6 इंटू 10⁻³ लेकिन अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और बोल दूं कि ये H2O जो बन रहा है इसके बनने का क्या प्रोसेस है या इसके बनने का क्या रेट है। तो देखिए जितनी तेज़ी से ये बन रहा है उतनी तेज़ी से ये भी बन रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या करो, इन दोनों को बराबर कर दो। तो इन दोनों को बराबर करो, इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे 1/4 NO की कंसंट्रेशन डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, क्योंकि समय तो बराबर ही ले रहे हैं दोनों का, तो डेल्टा टी दोनों में सेम है इसलिए मैं काट देता हूँ, ठीक है। प्लस इसका रेट कैसे लिखोगे 1/6 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो NO के बनने की हमें क्या रेट दे रखी है 3.6 इंटू 10⁻³ यहाँ पे 1/4, ठीक है, एंड यहाँ पे H2O और ये 6 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो अब इसे कट करिए, ये आएगा 0.9 ही तो आएगा, हाँ 0.9 आ गया। अब 6 से इसे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 5.4 इंटू में 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, इस तरीके से ये न्यूमेरिकल होंगे। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दोनों को बराबर पुट करते जाओ, जिसे पूछा गया है उसको बराबर कर दो, जिसे दिया गया है उसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट देख लेना एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लेना। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए एंड पढ़ते रहिए।